नमस्कार, मैं नितेश सिंह आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आइए आज बात करते हैं इस वीडियो के माध्यम से पंचायती राज और इससे पहले थोड़ा-सा हम बता दें कि ये जो एसएससी जो घटना चक्र की बुक है एसएससी सामान्य अध्ययन की, ये 10वां वीडियो होगा इस सीरीज़ का और पॉलिटी के संबंध में अगर ये हम बात करें, तो यहाँ पे ये छठा वीडियो होगा और ये पॉलिटी का लास्ट वीडियो होगा। ठीक है? ये पॉलिटी का लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद हम जस्ट आफ्टर दैट भूगोल के बारे में, जियोग्राफी के बारे में बात करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस इस बुक में कंपाइल किए गए हैं भूगोल से संबंधित, उन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे पंचायती राज से शुरू करते हैं। ठीक है? तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पंचायती राज की बात करें तो पहला क्वेश्चन आता है कि नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार संक्रमणकालीन क्षेत्रों का नियंत्रण करता है, तो ये नगर पंचायत करता है। दूसरा क्वेश्चन है नगरपालिका के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है, तो ये 21 वर्ष की होती है। नेक्स्ट की बात करें तो निर्वाचन आयोग भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, संसद के चुनाव, राज्य विधायिकी के चुनाव एवं पंचायत के चुनाव में से किन चुनावों से सरोकार नहीं रखता है। तो ध्यान देना है कि निर्वाचन जो आयोग है ये भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कराता है, संसद के चुनाव कराता है, राज्य के विधायिकी चुनाव को कराता है, लेकिन पंचायत के चुनाव को नहीं कराता है। पंचायत के चुनाव से संबंधित जो होता है वो भारत निर्वाचन आयोग भारत नहीं बल्कि राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। ठीक है? ये ध्यान देना है, ये राज्य से संबंधित चुनाव है तो इसे राज्य चुनाव आयोग कराता है। ठीक है? तो ये सरोकार इसके साथ नहीं है, यानी कि पंचायत चुनाव का संबंध निर्वाचन आयोग भारत यानी भारत के इलेक्शन कमीशन से संबंधित नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो नगरपालिका के सदस्य कितनी अवधि के लिए चुने जाते हैं, तो नगरपालिका के जो सदस्य होते हैं ये 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने नगरपालिका को किस भाग में सम्मिलित करके संवैधानिक मान्यता प्रदान की थी, तो ये भाग 9 क में जोड़ा गया था। ध्यान दीजिएगा कि नगरपालिका को भाग 9 क में जोड़ा गया था और अगर ग्राम पंचायत की बात आती है तो इसे भाग 9 में जोड़ा जाया गया था। ठीक है? ग्राम पंचायत जो है भाग 9 में जोड़ा गया था जिसे 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। लेकिन अगर बात करते हैं 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो नगरपालिका से संबंधित है, इसे भाग 9 क में जोड़ा गया है। आगे बात कर लेते हैं। किस संवैधानिक संशोधन ने भारतीय संविधान में भाग 9 क नगरपालिकाएं जोड़ा था, तो अभी इसी क्वेश्चन को हमने रिपीट किया। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1992 में आया था। 1992 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नगरपालिका के सभी सदस्य नगरपालिका क्षेत्र के लोगों द्वारा कैसे, तो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ठीक है, जो नगरपालिका के सदस्य हैं नगरपालिका के क्षेत्र के लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उनका चुनाव होता है, उसके तहत ये चुने जाते हैं। नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार बड़े शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करता है, तो जो बड़े शहरी क्षेत्र होते हैं उसे नगर निगम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे पंचायत का मुखिया भी कहा जाता है, तो सरपंच को पंचायत का मुखिया कहा जाता है। ठीक है, ये ग्राम पंचायत के तहत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सरपंच, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, वार्ड मेंबर पंच में से कौन सा वार्ड का चुना हुआ प्रतिनिधि होता है, तो ध्यान देना है वार्ड का चुना हुआ प्रतिनिधि जो होता है वो वार्ड मेंबर होता है जिसे पंच कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं इसी क्वेश्चन को इसी से पंचायती राज से संबंधित आगे बढ़े तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन है यहाँ पे कि हर ग्राम पंचायत कई किस में बटी होती हैं, तो वार्डों में बटी होती हैं। यानी एक ग्राम पंचायत में कई वार्ड होते हैं और कई वार्ड सदस्य उसमें चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत समिति, जिला परिषद तथा ग्राम सभा में से शासन के बढ़ते स्तर के आधार पर कौन सा क्रम सही है, तो अगर हम नीचे स्तर से शुरू करें तो पहले आता है ग्राम सभा, फिर उसके बाद आता है पंचायत समिति और उसके बाद आता है जिला परिषद। ठीक है, ग्राम सभा के जो सदस्य जो अध्यक्ष होते हैं जिसको हम सरपंच या ग्राम प्रधान कहते हैं, ये प्रत्यक्ष चुनाव के ज्यादा द्वारा चुने जाते हैं। पंचायत समिति जिला पंचायत सदस्य कहते हैं, ये भी प्रत्यक्ष चुनाव से चुने जाते हैं। फिर जिला पंचायत सदस्य भी प्रत्यक्ष चुनाव से चुने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में
कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 73वें संवैधानिक संविधान जो अनुसूची है, ये 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ग्राम पंचायत किन से मिलकर बनती है? तो वार्ड पंच और सरपंच ये दोनों मिल करके एक ग्राम पंचायत का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत को अपनी भूमिका निभाने तथा उत्तरदायी होने के लिए क्या एक प्रमुख कारक है? तो ग्राम सभा एक प्रमुख कारक है, जिसमें ग्राम पंचायत अपनी भूमिका निभाने के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है, ग्राम सभा के प्रति ये उत्तरदायी होता है ग्राम पंचायत। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी कितने अन्य स्तरों पे होती है? तो 2 स्तरों पे होती है। ठीक है, क्वेश्चन है, पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है, जैसे कि पैसों का दुरुपयोग या चुनिंदा लोगों की तरफदारी करना। कौन रोकता है? तो ये ग्राम सभा रोकती है। ठीक है, एक ग्राम पंचायत कई छोटे क्षेत्रों में बटी होती हैं। यह क्षेत्र क्या कहलाते हैं? तो ये वार्ड कहलाते हैं, यानी छोटे छोटे वार्ड जो मिलकर के एक ग्राम पंचायत का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसदीय प्रणाली में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के लिए चुनी जाती है? तो जो ये संसदीय ग्राम प्रणाली है, भारतीय संसदीय प्रणाली है, इसमें ग्राम पंचायत जो है 5 वर्षों के लिए चुनी जाती है। ठीक उसी प्रकार जो नगर पंचायत है, ये भी 5 वर्षों के लिए चुनी जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पंचायत समितियों की सहायता से कौन सभी ग्राम पंचायतों में राशि के वितरण की व्यवस्था करता है? तो ये जिला परिषद जो है इसकी व्यवस्था करता है। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था में एक मध्यवर्ती स्तर है, जिसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसे पंचायत समिति के रूप में जाना जाता है। किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज अपनाया था? तो ये राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में अपनाया गया था। नागौर डिस्ट्रिक्ट में, जिला में अपनाया गया था, राजस्थान के। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पे कर्नाटक था। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वप्रथम पंचायती राज को कौन अपनाया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी की उस समय प्रधानमंत्री थे और इन्होंने राजस्थान में नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज को स्थापित किया था। आइए पहले क्वेश्चन की, ऑफलाइन परीक्षा से संबंधित पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? तो ध्यान देना है, भारतीय संविधान के किस 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, और जो नगर पालिका है, ठीक है, उसको 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, ध्यान देना है, पहले ग्राम पंचायत जुड़ा था 73वें से, ठीक है, फिर उसके बाद 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिका को जोड़ा गया था। एक बार इस पे नजर डालते हैं कि भारत के संविधान में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम भाग 9 जोड़कर पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, जबकि 74वें संशोधन द्वारा भाग 9 ए यानी कि क जोड़कर नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, और ये अनुसूची 11 में से संबंधित है, इसका भी ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है? तो अभी हमने बात किया, पंचायती राज से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो नगर पालिका से संबंधित है। किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्था को स्थापित किया था? यही रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार लैंग्वेज थोड़ा चेंज है, तो ध्यान देना है। 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को संवैधानिक का दर्जा, संवैधानिक पद कह सकते हैं कि संवैधानिक संशोधन पद का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, तो भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया? तो ध्यान देना है, नगरीय स्थानीय जो सरकार है या नगरीय स्थानीय जो चीजें हैं, इसको 74वें संविधान संशोधन में लेकर के आया गया था, भाग 9 क में, जिसे संविधान के 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, तो नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती हैं? तो यहाँ पे ध्यान देना है, 1/3 यानी कि 33% सीटें जो हैं लगभग आरक्षित की जाती हैं। ठीक है, 33%। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, तो नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार छोटे शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करती है? तो छोटे शहरी जो क्षेत्र होते हैं, इनका नियंत्रण नगर पालिका परिषद करती है। ठीक है, इसको एक बार हम देख लेते हैं कि 3 स्तर में इसको नगर पालिका को या नगर स्वशासन की संस्थाओं को नगर पालिका कहा जाता है, और नगर पालिकाएं 3 प्रकार में बटी होती हैं। ध्यान देना है, पहले को हम नगर पंचायत कहते हैं, जो सबसे छोटा होता है, ऐसा क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा हो। ध्यान देना है, जो ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा हो, उसे हम नगर पंचायत का दर्जा देते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा आता है नगर परिषद, जो छोटे नगर क्षेत्र के लिए है।
ठीक है। और तीसरा आता है नगर निगम, जो बड़े नगर क्षेत्र के लिए निर्धारित की जाती है। ये तीन संस्थाएं हैं नगर स्वशासन से जुड़ी हुई: नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप से निरूपित करती है, क्या करती है? तो पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को निरूपित करती है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए किस भाग में सम्मिलित किया था? तो ध्यान देना है किससे बात कर रहा है, पंचायत से संवैध जुड़ा हुआ है। तो पंचायत को कहां जोड़ा गया था? भाग 9 में जोड़ा गया था। अगर यही नगर से संबंधित आ जाता है, नगर से संबंधित आता है, तो इसको भाग 9 ए में, या हिंदी में अगर होगा तो क में या ए में जोड़ा गया था। इसका ध्यान देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के निर्देश के अंतर्गत शुरू की गई थी? तो ये जो शुरू की गई थी पंचायती राज प्रणाली, ये अनुच्छेद 40 के तहत शुरू की गई थी, जो कि नीति निदेशक तत्वों के तहत दिया गया था, भाग अनुच्छेद 40 में। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना है। और ये चीज जो है 1992 से पहले से लागू है, यानी कि जब संविधान बना था तो भारत में पंचायती राज प्रणाली जो है संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के तहत दिए गए अनुच्छेद 40 के निर्देशों के अधीन आरंभ प्रारंभ की गई। नीति निर्देशक तत्वों के इस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का गठन करने और उन्हें स्वायत्त शासन की शक्ति प्रदान करने हेतु कदम उठाने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, लेकिन बाद में इसे एक अलग भाग में, एक अलग पार्ट में इसका संशोधन करके लाया गया इसको, और एक अलग भाग में यानी भाग 9 में इसको स्थापित करके ग्राम पंचायत को जोड़ करके इसे 1992 में एक्टिवेट कर दिया गया, यानी लागू कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? तो यहीं पे वो क्वेश्चन है। राज्य सरकारों को जो है नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 बात करें तो त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में कौन कौन से शामिल है? अभी अभी ऊपर भी हमने बात किया था। ग्राम पंचायत होता है, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति होता है, और उसके बाद जिला परिषद होता है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होगा। सबसे निचला स्तर जो होता है ग्राम पंचायत, इसके बाद ब्लॉक समिति या पंचायत समिति का नाम दिया जाता है, और उसके बाद होता है जिला परिषद। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। इसमें देख लीजिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जो कि 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ, द्वारा भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। ये ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर स्थापित की गई। इन्हें क्रमशः ग्राम सभा, ब्लॉक या पंचायत समिति और जिला परिषद के नाम से जाना जाता है। यही है त्रिस्तरीय पंचायत समिति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था शासन के कितने स्तरों में विभाजित है? तो अभी हमने देखा पंचायती राज व्यवस्था जो है 3 स्तरों में विभाजित है: ग्राम सभा, ब्लॉक या पंचायत समिति, और दूसरा है जिला परिषद या जिला समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कौन सी संस्था पंचायती राज संस्था नहीं है? आप यहाँ पे ध्यान देना है, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत ये पंचायती राज संस्था है, जबकि ग्राम सहकारी सोसाइटी ये पंचायती राज संस्था नहीं है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया था? तो बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। इसके बारे में भी ध्यान रखना है। और इस समिति का गठन पूछा जाता है कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? तो 1957 में बलवंत राय मेहता समिति की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया था, जिसमें इन्होंने सुझाव दिया था कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का विधि जो है या व्यवस्था लागू करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो कौन पंचायती राज से संबंधित है? तो पंचायती राज से देखने शाह आयोग, नानावती आयोग, बलवंत राय समिति और लिब्राहन आयोग, इसमें संबंधित कौन है? तो पंचायत राज बलवंत राय मेहता समिति जो है पंचायती राज से संबंधित है। बाकी शाह आयोग, नानावती आयोग और लिब्राहन आयोग जो है ये किसी और समिति से जुड़े हुए हैं या किसी और संस्था से ये जुड़े हुए हैं या हैं भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। यहाँ पे दिया हुआ है कि पंचायत समिति किसके प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होती है? तो जो पंचायत समिति होती है ये जिला परिषद के प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होती है, यानी कि इनका जो जवाब अगर कोई मांग सकता है या इनसे कोई जवाब मांग सकता है तो जिला परिषद के लोग होते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सो क्वेश्चन नंबर 17 है, वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायत राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई थी? तो ये अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक जांच करने की समिति जो है नियुक्त की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, किस समिति आयोग ने केंद्र और राज्य संबंध की जांच की? तो ये है सरकारिया आयोग। ठीक है। राज्य और केंद्र के बीच में संबंध स्थापित करने या उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए एक आयोग का गठन किया गया, एक समिति का गठन किया गया, जिसका नाम है सरकारिया आयोग। इसका भी ध्यान रखना है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं कि सरकारिया आयोग का गठन 1983 में केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों की जांच तथा सुझाव देने के लिए किया गया। सरकारिया आयोग ने वर्ष 1988 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। ध्यान देना है, दो डेट है। 1983 में इस आयोग का गठन किया गया, सरकारिया आयोग का गठन किस उद्देश्य के लिए किया गया, इसका भी ध्यान रखना है। तो केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों की जांच तथा सुझाव देने के लिए किया गया। और इस आयोग ने यानी सरकारिया आयोग ने अपना जो रिपोर्ट सौंपा बना करके वो 1988 में रिपोर्ट सौंपा था। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो पंचायती राज प्रणाली पहले किन दो राज्यों में लागू की गई थी? तो ध्यान देना है, पंचायती राज प्रणाली जो है पहले, सबसे पहले तो राजस्थान में लागू की गई थी, फिर उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश में लागू की गई थी। ठीक है, आंध्र प्रदेश में लागू की गई थी। इसके बारे में जान लेते हैं। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का आरंभ 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान में के नागौर जिले में तथा जबकि आंध्र प्रदेश में नवंबर 1959 में इसका आरंभ किया गया। ठीक है, 1 अक्टूबर में और फिर एक दूसरा अगले महीने नवंबर में शुरू किया गया था। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा सरकार ने 1993 में इस व्यवस्था को संवैधानिक रूप प्रदान किया गया था। ध्यान देना है, दो डेट है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इसमें ये संविधान संशोधन किया गया, और 1993 में इसे पूर्ण रूप से संवैधानिक रूप प्रदान करके लागू कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो निम्न में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था? तो अभी हमने बात किया, सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में अपनाया गया, नागौर जिले में अपनाया गया 2 अक्टूबर को 1959 में। ठीक है, उसके बाद अपनाया गया आंध्र प्रदेश में, जो कि नवंबर 1959 में अपनाया गया था। ठीक है, अक्टूबर में 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में, और दूसरे नंबर पे अपनाया गया नवंबर 1959 में आंध्र प्रदेश में। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे श्री जवाहरलाल नेहरू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान पहला राज्य है जिसने क्या किया था भाई? तो स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किया था, यानी पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत जो है राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में हुई थी। लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का आशय क्या है? तो इसका आशय है स्थानीय सरकार से। लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण यानी लोगों का जमीनी स्तर से एक सरकार का गठन करना या एक सरकार का निर्माण करना ही लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का आशय है स्थानीय सरकार से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? अभी हमने ऊपर बात किया सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। ध्यान देना है, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है पंचायती राज का सिद्धांत। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में हुआ। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य स्थानीय जनता का विकास में जन भागीदारी एवं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना है। ठीक है, आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो भारत में आधारिक लोकतंत्र निम्न में से कौन सुनिश्चित करता है? तो पंचायती राज सुनिश्चित करती है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के से रिलेटेड। तो स्थानीय स्वशासन संस्था से निर्वाचित पदधारकों को हटाने का प्रत्याहन प्रावधान कहां लागू किया गया था? तो ये मध्य प्रदेश में लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो नगर निगम का अध्यक्ष जो होते हैं वो महापौर होते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं इससे जुड़े हुए। अब बात करेंगे हम विविध क्वेश्चन जो कि कहीं इनसे छूट गए थे, या ये कह सकते हैं कि जो हम अलग अलग पार्ट में करके पढ़ा है हमने, उनमें ये प्रश्नों का संबंध नहीं रहा, या इन प्रश्नों से रिलेटेड हमने बात नहीं की, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में दल बदल कानून पारित किया गया था? तो ये 52वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का भाग 17 किससे संबंधित है? तो भाग 17 जो है राजभाषा से संबंधित है। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र राज्य के वित्तीय संबंधों की चर्चा करता है? तो ये भाग 12 जो है केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंधों की चर्चा करता है। बांग्लादेश के राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपनाया गया था? तो जाहिर सी बात है, बांग्लादेश जो है पाकिस्तान पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, लेकिन वर्ष 1971 के बाद जब ये पाकिस्तान से एक आजाद रूप में यानी एक स्वतंत्र रूप में बांग्लादेश जब बना, तो इसमें राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय गान, बाकी सारी चीजें अपनाई गई। तो ये था वर्ष 1971। ठीक है। भारत का संविधान बजट किस रूप में दर्शाता है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में इसको दर्शाया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान के संशोधन के बारे में बताता है? तो भाग 20 जिसमें आर्टिकल होता है 368 संविधान के संशोधन से संबंधित है भाग 20 में, इसका भी ध्यान रखना है। इसमें सही सुमेलित करने के लिए बात कर रहा है। तो निकाय और प्रकार की बात करें तो पंचायती राज कैसा प्रकार है, या ये पंचायती राज जो एक निकाय है कैसी प्रकार है? तो स्थानीय सरकार का एक प्रकार है। चुनाव आयोग जो है ये संवैधानिक निकाय है, और केंद्रीय सूचना आयोग ये गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना है। आधिकारिक रूप से बांग्लादेश का पारंपरिक नाम क्या है? तो बांग्लादेश का जो पारंपरिक नाम है बांग्लादेश पीपुल रिपब्लिक नाम है इसका। ठीक है। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा एवं भारतीय वन सेवा में कौन सी अखिल भारतीय सेवाएं हैं? तो ये तीनों जो हैं भारतीय अखिल सेवाएं हैं, यानी कि यूपीएससी के अंतर्गत आती हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा ये यूपीएससी के अंतर्गत आती हैं, यानी भारतीय अखिल सेवाएं के रूप में ये जानी जाती हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत ये आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास सह कार्यालय कहलाता है क्या? बंगाव वन, बंगाव भवन या बंगा भवन कह सकते हैं। ठीक है। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास और सह कार्यालय कहलाता है राष्ट्रपति निवास यानी कि राष्ट्रपति भवन, उसी तरह से जो बंगाल के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास और सह कार्यालय है उसे बंगा भवन कहते हैं। किस अधिनियम ने नस्ल, भेद, नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया? तो नागरिक अधिकार अधिनियम के तहत नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के पास प्रलेखित संविधान नहीं है, यानी कि लिखित संविधान नहीं है? तो ये ब्रिटेन के पास है। ब्रिटेन के पास प्रलेखित संविधान नहीं है। नागरिक अधिकार आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये वर्ष 1955 में शुरू हुआ था, इस चीज का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? तो 3 है। ठीक है, सरकार के 3 अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो अभी हमने ऊपर बात किया संविधान संशोधन का प्रक्रिया से है, जो कि भाग 20 से संबंधित है, यानी भाग 20 से जुड़ा हुआ है। किस कलाकार ने भारतीय संविधान की हस्तलिखित प्रतियां सजाई थी? तो नंदलाल बोस ने जो हस्तलिखित प्रतियां थी इसको सजाई गई थी, यानी कि उसको सुसज्जित की गई थी। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? तो गणतंत्र का मतलब है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो, यानी कि जो अध्यक्ष होता है वो किसी राजा महाराजा के बच्चे या उनसे परिवार से रिलेटेड न चल रहा हो, वो सिर्फ और सिर्फ निर्वाचन के आधार पर नियुक्त होता हो यानी निर्वाचित होता हो, उसे हम गणतंत्र का दर्जा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? अभी हमने ऊपर बात किया भाग 20 में आर्टिकल 368 में। भाग 20 के आर्टिकल 368 में संशोधन की प्रक्रिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैर कानूनी रूप से किस सरकार को उखाड़ फेंकना है, यानी उसके क्या नाम दिया जाता है? तो तख्ता पलट। ठीक है, तख्ता पलट नाम दिया जाता है जब किसी सरकार को गैर कानूनी रूप से उखाड़ फेंकना, यानी कि उसको उसके पद से हटा देना, यानी सरकार को भंग कर देना। किस प्रकार की सरकार में लोग राजनीतिक शक्तियों का स्रोत है? तो ये लोकतांत्रिक प्रकार की जो सरकार होती है इसमें लोग जो होते हैं वो राजनीतिक शक्तियों का स्रोत होते हैं। जो लोग यानी जन लोग होते हैं, यानी जो व्यक्ति होते हैं उस संबंधित राज्य से या क्षेत्र से। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री तथा जिला कलेक्टर में से कौन अस्थायी कार्यकारी का एक उदाहरण है? तो जो जिला कलेक्टर होता है ये यूपीएससी
जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत चुन करके आता है, यानी सेलेक्ट होकर के आता है। बाकी तो ये 5 वर्ष वाला शेड्यूल है इनका, ठीक है। ये निर्वाचित होकर के आते हैं, यानी ये अस्थाई कार्यकारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेहतर निर्णय लेने की संभावना को बढ़ाता है, यानी लोकतंत्र जो है ये बेहतर निर्णय लेने की संभावना को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीडिया, विधायिका, कार्यकारी तथा न्यायपालिका में से कौन सा या कौन से भारतीय सरकार का अंग है? तो ये ध्यान देना है, विधायिका, कार्यकारी और न्यायपालिका ये भारतीय सरकार के अंग हैं, जबकि मीडिया जो है ये एक स्वतंत्र पार्ट है, एक इंडिविजुअल पार्ट है। किस प्रकार की सरकार नागरिकों का सम्मान बढ़ाती है? तो लोकतांत्रिक सरकार। क्या है जो व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि वह हमें उसकी गलतियों को ठीक करने का अवसर प्रदान करती है? तो लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है दूसरों से बेहतर है क्योंकि वो हमें उसकी गलतियों को ठीक करने का अवसर प्रदान करती है। क्योंकि 5 साल में अगर मान लीजिए हमने किसी अपने प्रतिनिधि को, विधायक को या सांसद को चुना और हमसे गलती हो गई कि वो ठीक व्यक्ति नहीं है, या उस जो हम चाह रहे थे कि हमारे क्षेत्र में वो विकास का कार्य करे या हमारे क्षेत्र में वो ज्यादा से ज्यादा संबंध स्थापित करके लोगों को बढ़ावा दे या उनसे विकास से जुड़े हुए उनके कार्य को करे, अगर वो नहीं करता है तो हम अपनी गलती अगले 5 साल, जो उसके बाद 5 साल के बाद जो इलेक्शन होगा उसमें हम सुधार कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासक लोगों द्वारा चुना जाता है, ठीक है। जो है इसको हम डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि लोकतांत्रिक जो है सरकार निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के शासन में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होती है? तो ये लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो हैं वो लोकतंत्र में ही चुने जाते हैं, जिनके पास शासन में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति होती है। किसी भी प्रकार के कानून बनाने होते हैं तो संसद में बैठे लोग ये निर्णय ले सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, एक लोकतांत्रिक सरकार जो होती है वो संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकार के दायरे के अंदर ही काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़नम यानी AIMDMK की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? एक पार्टी है ये, जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी, ठीक है। 7वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन तथा 74वां संविधान संशोधन में से किसे भारत का लघु संविधान कहा जाता है? तो ध्यान देना है, 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है। 1976 में जो अमेंडमेंट हुए थे, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इसे लघु संविधान का दर्जा दिया गया है क्योंकि बहुत सारी चीजें बदल दी गई या नया जोड़ दिया गया इसमें। और इसी संविधान संशोधन में प्रस्तावना में 3 वर्ड जोड़े गए थे, समाजवादी और अखंडता और एक और था, ठीक है, ध्यान में नहीं है, बता देंगे उसे भी, ठीक है। 3 वर्ड जोड़े गए थे। नेक्स्ट है, किस प्रकार के शासन में शासकों का चुनाव लोग करते हैं? तो लोकतंत्र प्रकार के शासन में शासकों का चुनाव लोग करते हैं। सरकार के किस अंग में लोगों को के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं? तो विधायकी अंग में होते हैं। विभिन्न प्रकार की सरकारों से संबंधित शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? तो मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायकीय में से सरकार का कौन सा अंग कुछ ऐसे लोगों का समूह है जो कानूनों को लागू करने तथा शासन चलाने का कार्य देखते हैं? तो ये है कार्यपालिका। कार्यपालिका जो है कानून को लागू करने और शासन चलाने का कार्य देखती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फांसीवाद किस देश में उत्पन्न हुआ था? तो फांसीवाद जो वर्ड है ये इटली से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग होते हैं, इसका भी ध्यान रखना है। विधायी, संचार माध्यम और न्यायपालिका में से कौन सा उसका अंग नहीं है? तो संचार माध्यम जो है ये भारतीय संविधान के अनुसार जो 3 अंग हैं उसमें से ये नहीं है, विधायिकी है, न्यायपालिका है और कार्यपालिका होता है। तीसरा अंग कौन होता है? तो कार्यपालिका, ठीक है, कार्यपालिका। तमिल पुडुचेरी की शासकीय भाषा है, ध्यान देना है, पुडुचेरी की शासकीय भाषा क्या है? तो तमिल है। भारत के संविधान का 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? तो इसे 1977 में लागू किया गया था। और यह अमेंडमेंट कब आया था? तो 1976 में आया था, ठीक है। अधिनियमित किया गया 1977 में, इसका ध्यान रखना है।
राष्ट्र संघ का गठन किस युद्ध के अंत में किया गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ यानी यूएन की स्थापना की गई थी। यूनाइटेड नेशन की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद की गई थी। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो भारत जो है ये राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है, अस्थायी सदस्य बनता रहता है। विश्व में कुल देशों की संख्या कितनी है? तो 195। संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो यूएसए यानी कि अमेरिका है। किससे मौलिक कर्तव्यों को अपनाया गया है? तो मौलिक कर्तव्य जो है यूएसएसआर संविधान से, जो कि अब यूएसएसआर को हम क्या बोलते हैं? रसिया यानी रूस के नाम से जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्टमिंस्टर संसदीय प्रणाली को कहाँ विकसित किया गया था? तो यूके में वेस्टमिंस्टर संसदीय प्रणाली को यूके में विकसित किया गया था। ठीक है। किस देश का संविधान विश्व के किसी भी सार्वभौम देश में सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो ये भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है भारत का है। सत्ता संरचना का ऐसा रूप जिसमें सत्ता प्रभावी ढंग से व्यक्तियों या परिवारों के एक गुट के कब्जे में होती है, उसे कुलीन तंत्र कहते हैं। भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना हुआ है? तो ये लगभग 80,000 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? तो उस राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। द्विसदनीय विधायिका का अर्थ है निचली और ऊपरी सदन। निचली और ऊपरी सदन का मतलब है राज्यसभा और लोकसभा। ध्यान देना है, निचली सदन लोकसभा को कहते हैं और ऊपरी सदन राज्यसभा को कहते हैं। ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किससे के बारे में है? तो ये कार्यालयी भाषा के रूप में हिंदी से संबंधित है, 343। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान बुनियादी अधिकारों में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी रद्द कर दिए जा सकते हैं? तो ये है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। जब आपातकाल लगेगा तो जो भी हमारे बुनियादी अधिकार है, जो कि हमारे मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उनमें से सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छोड़कर बाकी जितने भी मौलिक अधिकार हैं सबको सस्पेंड कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र का तात्पर्य है कि सार्वभौम सत्ता लोगों के हाथों में होती है, यानी लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा ये चलाई जाती है सत्ता। तो इसका डायरेक्ट मतलब होता है कि जो सत्ता का कह सकते हैं बागडोर है, वो किसके हाथों में है? तो लोगों के हाथों में है। ठीक है। उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, वेनेजुएला और दक्षिण कोरिया में किसे यूनाइटेड किंगडम से आजादी मिली है? तो पाकिस्तान को यूनाइटेड किंगडम से आजादी मिली है। उज्बेकिस्तान, भारत, वेनेजुएला तथा दक्षिण कोरिया में यूनाइटेड किंगडम से आजादी मिली है तो भारत को। ठीक है, ध्यान देना है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान आजादी से पहले एक थे, लेकिन 1947 14 अगस्त 1947 को इसका डिवाइड कर दिया गया और पाकिस्तान का जन्म हुआ 14 अगस्त 1947 को। ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि यूनाइटेड किंगडम यानी यूके से आजादी किसे मिली है? तो पाकिस्तान और भारत को मिली है। ऐसे बहुत सारे देश। उज्बेकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स, वेनेजुएला और दक्षिण कोरिया में से किसे यूनाइटेड किंगडम से? तो यूनाइटेड स्टेट्स को भी आजादी मिली है। यानी कई देश जो है यूनाइटेड किंगडम के अधीन थे। भारत में पूर्व की तरफ देखो नीति किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो पूर्व की तरफ देखो नीति का जो प्रारंभ है वो पीवी नरसिम्हा राव द्वारा की गई थी। पूर्व की ओर देखो का मतलब है जो नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है उधर किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा था, उधर किसी के द्वारा विकास की कोई बात ही नहीं की जा रही थी। जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आई, जब प्रधानमंत्री बने, तो इन्होंने एक नीति अपनाई, पूर्व की तरफ देखो। ठीक है। जो हम नॉर्थ ईस्ट में कहते हैं सेवन सिस्टर्स जो स्टेट है, इनको एक खास ध्यान दिया गया इधर। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय संसद भवन का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो एडविन लुटियंस के द्वारा तैयार किया गया था। भारतीय संसद के और ये लगभग 1921 में ये बनना शुरू हो गया था भारतीय संसद। ठीक है। दिल्ली जो है राजधानी बन गई थी, 1911 में प्रस्तावित थी और 12 से यहाँ पे शुरू हो गया था। ठीक है। लेकिन जो संसदीय भवन की बात आती है तो 1921 में एडविन लुटियंस द्वारा इसका डिजाइन तैयार किया गया और ये बनना शुरू हो गया था। भारतीय संसद के भवन को क्या कहा जाता है? तो संसद भवन के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की स्थापना कब हुई थी? तो ये वर्ष 1998 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस राजनीतिक समूह का हिस्सा है? तो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का ये एक हिस्सा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की स्थापना कब हुई थी? तो ये वर्ष 2004 में हुई थी। भारतीय जनता पार्टी किस राजनीतिक समूह का एक हिस्सा है? तो संयुक्त राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए जिसको बोलते हैं, नेशनल एनडीए का ये संस्था है, यानी एनडीए से जुड़ा हुआ है। ठीक है। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस को किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इसे तृणमूल को जो है 1998 में स्थापित किया गया था। भारतीय राजनीतिक पार्टी एआईटीसी का पूरा नाम क्या है? तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। एआईटीसी का पूरा नाम क्या है? तो अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, एआईटीसी। ठीक है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी को स्थापित किया गया था वर्ष 1925 में। मलयालम की शासकीय भाषा क्या है? तो लक्षद्वीप एवं केरल, सॉरी, मलयालम जो है लक्षद्वीप और केरल की शासकीय भाषा है, ध्यान देना है। और अगर हम बात करें लक्षद्वीप का हाई कोर्ट जो है वो भी केरल में ही अवस्थित होता है, यानी केरल के ही हाई कोर्ट में लक्षद्वीप से संबंधित जो भी केसेस हैं, यानी कि हाई कोर्ट में जो अपील किए जाते हैं वो सभी केरल में आकर के किए जाते हैं। मलयालम भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो मुख्य रूप से केरल में बोली जाती है और वहाँ का शासकीय भाषा भी है। तो मराठी जो है ये कहाँ की शासकीय भाषा है? तो दादरा और नागर हवेली की शासकीय भाषा क्या है? मराठी है। तेलुगु आंध्र प्रदेश की शासकीय भाषा है। अंग्रेजी मेघालय और गोवा की शासकीय भाषा है। नेक्स्ट बात करें, बोडो भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो असम में बोली जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं कोंकणी, ये दमन और दीव की शासकीय भाषा है। मैथिली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो ये बिहार में बोली जाती है। डोगरी भाषा जो है जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है, यानी वहां बोली जाती है। नेपाली भाषा जो है मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो सिक्किम में नेपाली बोली जाती है। कौन सी भाषा साधारणतः भारत के दक्षिणी हिस्से में बोली जाती है? तो दक्षिणी हिस्से में बोली जाने वाली, सॉरी, नहीं बोली जाती, ये मैथिली है। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1984 में की गई थी। भारतीय राजनीतिक पार्टी जिसे बीएसपी, ठीक है, बसपा का पूरा नाम क्या है? तो बहुजन समाज पार्टी है। भारतीय राजनीतिक पार्टी एनसीपी का पूरा नाम क्या है? तो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 1999 में स्थापित करी गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, आइए नीचे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक पार्टी सीपीआई एम, सीपीआई एम का पूरा नाम क्या है? तो जो पूरा नाम है सीपीआई एम का, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। एम का मतलब है यहाँ पे मार्क्सवादी से। ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी, सी से कम्युनिस्ट, पी से पार्टी, आई से इंडिया और एम से मार्क्सवादी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक पार्टी सीपीआई का पूरा नाम क्या है? तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है 1945 में संघ में क्या कहते हैं, अस्तित्व में आया था। और ये कब आया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आया था। ठीक है। विश्व युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? तो चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। ध्यान देना है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं जो कि चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ में फ्रेंच, अरेबिक, स्पेनिश तथा जापानी में से कौन सी कामकाज की भाषा नहीं है? तो जो जापानी है ये संयुक्त राष्ट्र संघ की कामकाज की भाषा नहीं है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में फ्रेंच, अरबिक और स्पेनिश ये कामकाज की वहां पे भाषा है। ठीक है। किसी हितबद्ध गुट का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? तो अपनी पसंद के अनुसार सरकारी नीतियों में परिवर्तन कराना जो होते हैं हितबद्ध गुट गुट यानी कि कोई ना कोई एक संस्था बना लेते हैं, एक कह सकते हैं कि किसी चीज पर, सरकारी नीतियों पर आंदोलन करने लगते हैं और उसको अपने अनुसार यानी अपने पसंद के अनुसार उसमें परिवर्तन कराते हैं। कौन सा देश इच्छा मृत्यु को कानूनी बताने वाला विश्व का पहला प्रथम देश बन गया है? तो ये है नीदरलैंड्स। नौकरशाही के सिद्धांत के के जनक यानी संस्थापक जनक कौन माने जाते हैं? तो मैक्स वेबर जो है नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग तथा योजना आयोग में से किसके बारे में उपबंध नहीं है? तो जो संविधान में योजना आयोग है इसके बारे में कोई उपबंध नहीं है, जबकि निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग और लोक सेवा आयोग का से संबंधित उपबंध संविधान में दिया गया है। जबकि योजना आयोग से संबंधित, योजना आयोग जो कि अब जो है नीति आयोग हो गया है, नीति आयोग हो गया है, इससे कोई भी संविधान से जुड़ा हुआ उपबंध नहीं है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो वह प्रथम भारतीय कौन था जिसने कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेता निर्वाचित किया गया था? तो ये थे एम एन राय साहब। ठीक है। पैतृक संपत्ति पर जो कर लगता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जायदाद कर कहते हैं। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की संहिता के अनुसार अनुच्छेद 124 ए के अंतर्गत क्या आता है? तो ये 124 ए के अंतर्गत जो है राजद्रोह का मुकदमा होता है, यानी राजद्रोह आता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण किन राज्यों के बीच जल बंटवारे को सुलझाने के लिए गठन किया गया है? तो ये जो नर्मदा जल विवाद है, ये गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन 4 राज्यों के बीच में इस जल बंटवारे को सुलझाने के लिए नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है। ठीक है। प्रधानमंत्री, नीति आयोग के सदस्य, राज्यों के मुख्यमंत्री तथा भारत के राष्ट्रपति में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य जो होता है वो भारत के राष्ट्रपति नहीं होते, जबकि प्रधानमंत्री, नीति आयोग के सदस्य और राज्यों के मुख्यमंत्री ये सभी राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। ठीक है। निवारक निरोध अधिनियम प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट द्वारा क्या रोका जा सकता है? तो आजादी का हक इससे रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसने यह कहा कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? तो ये गांधी जी ने कहा था कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है, यानी धर्म से जुड़ी हुई है। संघ लोक सेवा आयोग को रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? तो संघ लोक सेवा आयोग जो है ये राष्ट्रपति को अपना रिपोर्ट सौंपता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसका संशोधन विधेयक बहुमत द्वारा ही किया जा सकता है? तो ये है अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान का संशोधन अगर करना है तो बहुमत के द्वारा कोई भी संशोधन किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष बनाया गया था? तो जो अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय वर्ग आयोग बनाया गया था ये 1992 में बनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो ये अनुच्छेद 335 के तहत एससी और एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? तो ये 2001 में अपनाई गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? तो ये 15 जून 2005 में भारत में सूचना का अधिकार यानी आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन जो है 15 जून 2005 को अधिनियमित किया गया था, लागू किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात कर लेते हैं, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अभी हमने बात किया था अनुच्छेद 368 जो कि भाग 20 से संबंधित है, भाग 20 से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? तो भारतीय संविधान का भाग 8 जो है केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा गठबंधन सरकार के बारे में सही है? ठीक है। तो इसमें है ये दो या अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी ही गठबंधन कहलाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो कौन सा कथन इसमें से सही है? तो ध्यान देना है, एक बार हम पढ़ते हैं, संघीय सरकार में अधिकार विधानमंडल, कार्यकारी तथा न्यायतंत्र में वितरित होता है। ठीक है। राजनीतिक स्पर्धा के कारण लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन राजनीति में प्रतिबिंबित होता है। तीसरा है, सांप्रदायिक राजनीति किसी एक धर्म को अन्यों से बेहतर मानने पर आधारित है। इसमें सही है 1 2 3 यानी कि तीनों कथन सही है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करें तो कौन सी सरकार महिलाओं तथा पुरुषों को समान अधिकार तथा अवसर देने में विश्वास रखती है? तो इसमें नारीवादी, जातिवादी, धर्मनिरपेक्षवादी और सांप्रदायिक में से कोई नहीं है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो लोकतंत्रीय सरकार जो होती है महिलाओं तथा पुरुषों को समान अधिकार तथा अवसर देने में विश्वास रखती है, जबकि नारीवादी जो सरकार होगी वो पुरुषों पर स्त्रियों को वरीयता कर विषमता को बल देती है, यानी ये अलग अलग है, इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो इसका जो जवाब होगा वो होगा लोकतांत्रिक सरकार।
ठीक है, क्या होगा जवाब इसका? लोकतांत्रिक सरकार जो होती है पुरुषों और महिलाओं को समान अवसर, समान कह सकते हैं कि अधिकार देने में विश्वास रखती है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो कौन भारत सरकार का अंग नहीं है? तो ध्यान देना है, भारत सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ये जो मीडिया है ये नहीं है। ठीक है। रूसी क्रांति का प्रारंभ किस शहर में हुआ था? तो रूसी क्रांति का जो प्रारंभ हुआ था वो सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था। ठीक है। इसका भी ध्यान देना है, कभी कभी क्वेश्चन आता है रूसी क्रांति का आरंभ कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था, सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो चीन की मुक्ति के साथ समय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे माओ जिडोंग। माओ जिडोंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से एक कानून महिलाओं के हित के पक्ष में है, कौन सा है? तो शरीर व्यापार निवारण अधिनियम, ये महिलाओं से जुड़ा हुआ कानून है। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? त्रिभाषा सूत्र ये किसने किया था? तो कोठारी समिति ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएसए का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार करता है? तो ये सीनेट की सहमति से करता है। सीनेट का होता है भाई, तो सीनेट जो होता है यूएसए की संसद है, जैसे हमारे यहाँ संसद है, संसद भवन कहते हैं, संसद कहते हैं, उसी तरह सीनेट जो होते हैं वहां पे संसद में बैठते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अध्यक्ष अध्यक्षात्मक सरकार का एक गुण है? तो यहाँ देखिए, ये लोगों की स्वतंत्रता को सुरक्षित करती है, यह नीतियों के शीघ्र निष्पादन को सुनिश्चित करती है, कार्यपालक की नीति नियत कार्यावधि अत्यंत स्थिरता की भावना प्रदान करती है, या उपयुक्त सभी। तो ये तीनों जो हैं रिलेट करते हैं अध्यक्षता सरकार से जुड़े हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अध्यक्षात्मक यानी राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार से बनती है? तो कार्यकाल की एक निश्चित अवधि है। ठीक है भाई। कार्यपालिका तथा विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं होता। ठीक है। राष्ट्रपति का लोक मत द्वारा चुनाव होता है, ये भी ठीक है। यानी कि जो राष्ट्रपति वाली सरकार है, यानी कि अध्यक्षात्मक अध्यक्ष अध्यक्षात्मक जो सरकारें हैं, ये इन तीनों के थ्रू जो है बनती है। ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं? तो ये है अल्प तंत्र। ठीक है। कुछ लोग जो है अधिक लोगों पर शासन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 की बात कर सॉरी 22 की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने विश्व शांति तथा उसकी सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी किसे सौंपी है? तो ये सौंपी है सुरक्षा परिषद को। क्वेश्चन नंबर 23 है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्य अवधि कितनी होती है? तो ये होती है 2 वर्ष। ठीक है। जो अस्थायी सदस्य होते हैं जिनमें भारत भी है, इनकी अवधि 2 साल की होती है। और अभी हमने बात किया कि उसमें जो अस्थायी सदस्य हैं, जो अस्थायी सदस्य हैं ये कितने हैं? तो 5 हैं। ठीक है। यूएन सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? तो ऊपर भी हमने बात किया था, एक बार फिर बात कर लेते हैं। चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएसए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है? तो अभी हमने बात किया, तो चीन का लोक गणतंत्र जो है, यानी चीन जो है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जो है, राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। 5 देशों में से ये एक है। निम्न में से कौन सा देश, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 26 की। तो निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो यहाँ पे आप देखिए, जर्मनी जो है, ध्यान देना है, जर्मनी नहीं है, फ्रांस है, रूस है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है और क्या बोलते हैं उसको, चीन है और रूस। और चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएसए। ठीक है। ये जर्मनी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 27। कितने देश यूएन जनरल असेंबली के सदस्य हैं? तो ये जो है 193 देश जो है यूएन जनरल असेंबली के सदस्य हैं। ठीक है। अभी अगर हम बात करें तो यूएन जनरल असेंबली में कुल 193 सदस्य हैं वर्ष 2011 में। दक्षिणी सूडान यूएन जनरल असेंबली का 193वां देश सदस्य बना है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कई पार्ट हैं। तो अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये है,
83% ये है। आर्थिक और सामाजिक परिषद ये भी है। हाउस ऑफ कॉमन्स जो है नहीं जुड़ा हुआ है इससे। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो न्यायाधीशों की संख्या जो है 15 होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? तो पंचशील के जो सिद्धांत दिए थे वो दिए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन की राष्ट्रीय संसदीय निकाय को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। जो संसदीय निकाय है यानी संसद का जो नाम है वहां पे क्या है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार किसकी एजेंसी है? तो सरकार राज्य की एजेंसी है। राज्य के अधीन क्या है? तो केवल बाह्य संप्रभुता, केवल आंतरिक संप्रभुता, आंतरिक और बाह्य दोनों। तो ध्यान देना है राज्य के अधीन आंतरिक एवं बाह्य दोनों संप्रभुता जो है राज्य के अधीन होती है। क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में बात कर लें तो कौन सा तत्व राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? तो ये है प्रशासन। आबादी, प्रभुसत्ता और क्षेत्र ये अनिवार्य तथ्य है। आबादी होगी, प्रभुसत्ता होगी और क्षेत्र होगा तभी उसे राज्य का नाम दिया जाएगा। राज्य बन सकता है उसके आधार पे। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो कौन सा एक राज्य का घटक नहीं है? तो जनसंख्या है, भूमि है, सरकार है, सेना नहीं है। ठीक है, ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी एक राज्य की विशिष्टता नहीं है? ध्यान देना, आबादी, राज्य क्षेत्र, प्रभुसत्ता, नागरिकता जो है विशिष्टता इसकी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। राज्य का एक अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है? तो प्रभुसत्ता, शासन, सरकार, राज्य क्षेत्र और ये सभी। तो ध्यान देना है तीनों है, यानी कि ये ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? तो विधि द्वारा यानी कानून द्वारा स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। कौन सा अमेरिकी राष्ट्रपति राष्ट्रपति बनने से पहले एक सुप्रसिद्ध फिल्म टीवी अभिनेता था? तो ये थे रोनाल्ड रीगन। ठीक है, रोनाल्ड रीगन जो है अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति बने थे। इनका कार्यकाल वर्ष 1981 से वर्ष 1989 तक रहा। राजनीतिक जीवन आरंभ करने से पूर्व रोनाल्ड रीगन प्रसिद्ध फिल्म टीवी अभिनेता रहे थे। फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान निम्न में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये थे रॉबेस्पियर। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें तो दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? तो ये थे जयप्रकाश नारायण। ये कह रहे थे कि कोई भी दल न बने लेकिन लोकतंत्र रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कौन सा भारत के लिए चुनौती पैदा नहीं करता है? तो समाजवाद जो है भारत के लिए कोई चुनौती पैदा नहीं करता है। कौन सा देश एक दलीय प्रणाली अपना रहा है? तो ये चीन जो है सिर्फ एक दल है और वही शासन करता चला आ रहा है। ठीक है, जो मर्जी वो करेगा वो। लोकपाल का विचार लिया गया है, कहां से लिया गया है? तो स्कैंडिनेवियाई देशों से लिया गया है। ठीक है, लोकपाल जिसको ओम्बुड्समैन का भी कहते हैं, विचार कहते हैं, ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 निम्न में से क्या स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक है? तो केंद्रीकरण जो है स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक बनता है। नेक्स्ट वन लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है किस पर? तो ध्यान देना है आलोचना के अधिकार पर, यानी आलोचना होगी तो लोकतंत्र सफल माना जाएगा। ठीक है, जब आलोचना होगी तो जो सरकार में है वो कुछ न कुछ उसके अगेंस्ट या कह सकते हैं कि उससे हट करके करेगा। अगर कुछ गलत करेगा तो उसकी आलोचना शुरू हो जाएगी और उस चीज को क्या करेगा, करना नहीं चाहेगा। तो जो कह सकते हैं कि लोकतंत्र में जो आलोचना का अधिकार है ये नितांत आवश्यक है। भारत के राज्य किस क्षेत्र में केंद्र से अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं? तो सभी विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय सभी जो है स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं निम्न में से किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा श्रेणीय भाषा यानी क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया है? तो यह है तमिल। क्लासिकल भाषा का दर्जा इसे दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति के विकेंद्रीकरण को गांधी जी के समर्थन का क्या कारण था? यानी शक्ति का जो विकेंद्रीकरण है उसको गांधी जी के समर्थन का क्या कारण था, यानी क्यों मिला था?
तो इन्होंने कहा था विकेंद्रीकरण लोकतंत्र में लोगों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करता है, इसलिए गांधी जी ने विकेंद्रीकरण लोकतंत्र को समर्थन दिया था, यानी समर्थित किया था। लोगों की सहमति का अर्थ क्या है? कहने का मतलब है इसमें अधिकांश लोगों की सहमति, यानी सभी लोग, अधिकांश लोग सहमत हैं किसी मैटर को लेकर के। एकात्मक संरचना और अध्यात्मक शासन प्रणाली रूप वाले देश का एक उदाहरण क्या है? तो यह है फ्रांस। यहाँ एकात्मक संरचना है और अध्यात्मक भी शासन प्रणाली यहाँ चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 के बारे में बात करते हैं। तो क्या है 50 नंबर 2? 52, निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीकरणवादी सरकार की विशिष्टता नहीं है? तो ये है न्यायिक समीक्षा। ठीक है, आगे चलते हैं। आमतौर पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच यहाँ पर बड़ा अंतर देखा जाता है। किसके बीच में? तो सरकार का संसदीय स्वरूप के बीच में। ठीक है, सिद्धांत और व्यवहार। सिद्धांत कुछ और होता है, व्यवहार कुछ और देखा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54, सार्वजनिक पद का अधिकार क्या है? तो राजनीतिक अधिकार ही सार्वजनिक पद का अधिकार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें तो बृहत्तर भारत निम्न में से किसका द्योतक है? तो ये सांस्कृतिक एकता का द्योतक है, यानी सांस्कृतिक एकता की पहचान है। किस देश में वित्त विधेयक विधानमंडल के ऊपरी सदन में पेश किया जाता है? तो ये जर्मनी में होता है। जो वित्त विधेयक है विधानमंडल के ऊपरी सदन में पेश किया जाता है। ठीक है, भारत में तो निम्न सदन में पेश किया जाता है, यानी लोकसभा में पेश किया जाता है। निम्नलिखित में से बहुल कार्यपालिका का उदाहरण कौन है? तो स्विट्जरलैंड बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने कूटनीतिक संबंध सुदृढ़ करने के लिए 1972 में चीन का दौरा किया था? तो ये थे रिचर्ड निक्सन। ठीक है, रिचर्ड निक्सन ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार बाल अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नहीं आता है? तो ये है विवाह। बाल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। बाल अधिकार के अंतर्गत आता है शुद्ध पेयजल, समुचित जीवन स्तर और शिक्षा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूची एक और सरकार का रूप है पहले में, और दूसरे में सिद्धांत है, तो इसको मिलान करना है। ठीक है, तो अध्यात्मक प्रणाली का मतलब है शक्ति विभाजन, संसदीय प्रणाली का मतलब है शक्ति का संकेंद्रण या विकेंद्रीकरण। ठीक है, तो अगर इसको मिलाना हो, अगर इसको सही करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, ध्यान देना है। अध्यात्मक जो प्रणाली है ये शक्ति का पृथक्करण करती है। संसदीय प्रणाली जो है ये क्या करती है, कार्यपालिका विधानमंडल के बीच घनिष्ठ संबंध बनाती है, यानी जोड़ करके रखती है। संघीय प्रणाली का मतलब है शक्ति का विभाजन, राज्य में और स्टेट में, केंद्र में। एकात्मक प्रणाली का मतलब है शक्ति का संकेंद्रण, यानी कि सारी शक्ति एक जगह आकर के जुड़ी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, डायरेक्ट आंसर देखते हैं। संगठन और मुख्यालय से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय जो है वियना ऑस्ट्रिया में है। खाद्य एवं कृषि संगठन जो है ये रोम इटली में है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन जो है पेरिस फ्रांस में है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता है? तो आदर्शवाद का जनक जो है प्लेटो को माना जाता है। डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये ग्रीक भाषा का वर्ड है डेमोक्रेसी। ठीक है, ध्यान देना है, डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक भाषा के डेमोक्रेटिया से लिया गया है। दो शब्दों डेमोस यानी पीपुल, लोग, और कार्टोस मतलब रूल, शासन से मिलकर के बना है, यानी लोगों द्वारा शासन। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोगों के द्वारा शासन। ठीक है, एक तंत्र का अर्थ क्या है? तो ध्यान देना है, मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन, यानी जो चाहे वो करेगा, उस पर किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं कर सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 को लेकर के आते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी लोकतांत्रिक देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है? तो ये है संसद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 के बारे में बात करें तो राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था मैकियावेली ने। राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैकियावेली ने किया था। ठीक है, निम्न में से अस्थाई संस्था कौन सी है? परिवार, राजनीतिक दल, रेड क्रॉस और यूएनओ। तो इसमें से जो अस्थाई संस्था है ये है परिवार। एक मिनट, क्वेश्चन क्या है, कौन सी है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? तो ये अरस्तु का, एरिस्टोटल का। ठीक है, राजनीति शास्त्र को
अयथार्थ अयथार्थ शास्त्र या अर्थशास्त्र कह सकते हैं, किसने कहा है? तो ये ब्राइस ने कहा है, अयथार्थ शास्त्र। ठीक है, राजनीति शास्त्र को अयथार्थ शास्त्र कहा है ब्राइस ने। निम्न में से कौन प्रथागत कानून का समर्थन करता है? तो ये रिची। ठीक है, रिची जो है प्रथागत कानून का समर्थन करता है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता वह या तो संत होता है या पशु, यह किसने कहा था? ये कहा था एरिस्टोटल, यानी एरिस्टोटल अरस्तु ने। क्वेश्चन 72 की बात करें तो मुक्ति सामान्य इच्छा शक्ति का पालन करने में है, यह कथन किसने कहा था? तो ये कथन रूसो ने कहा था। ठीक है, लिबर्टी कंसिस्ट ऑफ ओबीडियंस टू द जनरल विल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सदा जंजीर से बंधा रहता है, कथन किसका है? तो रूसो का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, यह कथन किसका है? तो ये महात्मा गांधी जी का है। ओह, असम्मानीय लोकतंत्र, मुझे तुमसे प्यार है, यह उक्ति किसकी है? तो ये कारपेंटर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? ठीक है, अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है, ये कहा था प्लेटो ने। ठीक है, 77 है, निम्नलिखित में से किस देश में संघीय सरकार है? तो यूएसए में जो है संघीय सरकार है, जिसे कहते हैं यूएसए में सबसे पुराना लिखित संविधान है। ठीक है, और भारतीय संविधान में संघीय शासन की विशेषताएं होने के कारण बहुधा इसे अर्ध संघीय प्रवृत्ति वाला संविधान भी कहा जाता है, ये भी ध्यान देना है। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो ये इंग्लैंड की है। संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की बनी थी? तो ये श्रीलंका की बनी थी। कौन बनी थी भाई? तो सिरिमाओ भंडार नायके। ठीक है, वे 3 बार श्रीलंका की प्रधानमंत्री चुनी गई थी। ये प्रथम बार 1960 से 1965 तक, दूसरी बार 70 से 77 और तीसरी बार 94 से 2000 तक अपने पद पर रही थी। ठीक है, ध्यान देना है, सिरिमाओ भंडार नायके दुनिया की सबसे पहली प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 80 है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किस सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है? तो ये साम्यवाद के साथ जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन 81 की बात करें तो राज्य के मार्क्सवादी विचार के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो राज्य एक वर्ग संस्था है, ये संबंध इससे जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश अब भी राजा द्वारा शासित है? तो ये है सऊदी अरब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीटीबीटी क्या व्यक्त करता है? तो सीटीबीटी जो है ये क्या व्यक्त करता है, इससे अगर जुड़े हुए बात करें तो यहाँ पे ये सीटीबीटी का तात्पर्य है व्यापक आणविक परीक्षण प्रतिबंध संधि, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। ठीक है, सीटीबीटी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे हम आते हैं 84 पर। तो ये कहता है कि जन इच्छा की संकल्पना का समर्थन किया था, किसने किया था? तो रूसो ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम जो सरकारी भाषा है ये है अरबी, अभी हाल ही में इसे जोड़ा गया था। ठीक है, 86 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो निम्नलिखित में से किस स्थिति में स्वेच्छाचारी शासन संभव है? तो एक दलीय राज्य में स्वेच्छाचारी शासन संभव है, यानी जब एक दल होगा तो जो इच्छा करेगा उसका उस हिसाब से वो कानून बनाएगा, उस हिसाब से शासन करेगा। 87 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का संरक्षित राज्य है? तो ये अभी जो है सिक्किम संरक्षित राज्य है, लेकिन इसे 36वें संविधान संशोधन में 21वें राज्य का दर्जा देकर के इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। ठीक है, पहले संरक्षित राज्य था ये। लोकतंत्र के दो रूप कौन से हैं? तो लोकतंत्र के जो दो रूप हैं वो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ठीक है, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? तो ग्राम सभा जो है प्रत्यक्ष
लोकतंत्र का उदाहरण है। यहाँ पे दिया जाता है कि ग्राम सभा का गठन ग्राम पंचायत के 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों यानी वयस्क व्यक्तियों को मिलाकर किया जाता है। ग्राम सभा की बैठक से संबंधित ग्राम सभा के सभी निवासी भाग लेते हैं, अतः यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए जो कारक है, इसके बारे में अगर बात करें हम, तो यह है व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान। छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है? तो ये है ब्रिटेन की। छाया मंत्रिमंडल जो है ब्रिटेन की प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है। छाया मंत्रिमंडल की रीति कहां शुरू हुई थी? तो अभी हमने बात किया ग्रेट ब्रिटेन में। ठीक है। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये ध्यान देना है 2005 में पारित हो गया था। अगर इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखें तो सूचना का अधिकार अधिनियम 23 दिसंबर 2004 को संसद में प्रस्तुत किया गया, जो कि 11 मई 2005 को लोकसभा तथा 12 मई 2005 को राज्यसभा ने इसे स्वीकृति प्रदान कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा में लोकपाल बिल और अधिक सख्त संशोधनों के साथ कब पारित हुआ था? तो ये 2013 में पारित हुआ था। निम्न में से किसका मिलान सही नहीं है? तो ये है महिलाओं पर घरेलू हिंसा अधिनियम 1990। ये सही नहीं है। यानी कि महिलाओं पर घरेलू हिंसा अधिनियम जो है कब आया था? 2005 में आया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी में कौन सी धारा समलैंगिक, लंपट गे, उभय लैंगिक और परालैंगिक एलजीबीटी समुदाय से संबंधित है? तो यह है धारा 377। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बात कर लेंगे 97 के बारे में। भारत में वर्ष 2009 में निम्नलिखित में से कुछ किस उच्च न्यायालय ने समलैंगिक यौन संबंधों को कानूनी करार दिया था? तो दिल्ली ने 2009 में समलैंगिक यौन संबंध को कानूनी घोषित कर दिया था। भारत में सांप्रदायिकता के विकास का मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ है सांप्रदायिकता का विकास का मुख्य कारण अल्पसंख्यक समूहों का शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन। मंडल आयोग रिपोर्ट ध्यान देना है किससे संबंधित है? तो अन्य पिछड़े वर्गों से है, यानी ओबीसी से, अदर बैकवर्ड कास्ट से संबंधित है मंडल आयोग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें तो किस राज्य के अंदर बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद बीटीसी एक स्वायत्त स्वशासी निकाय बनाया गया है? तो बोडोलैंड जो है असम में है ये बीटीसी। किस वर्ष तक भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व था? तो एक पार्टी का प्रभुत्व जो है 1977 तक था, और ये कौन सी पार्टी थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ही प्रभुत्व था, जो कि 1977 के लोकसभा चुनाव में यह पार्टी पूरी तरह पराजित हो गई। उसके बाद दूसरी पार्टी आनी शुरू हो गई थी। किसका अभाव लोकतंत्र से उसके कार्य संचालन को असंभव बनाती है? तो राजनीतिक दल को। ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, लोकतंत्र में राजनीतिक दबाव समूह का कार्य क्या है? तो जनहितार्थ सरकार पर दबाव डालना लोकतंत्र में राजनीतिक दबाव समूह का कार्य है। ठीक है। एक ऐसा स्वतंत्र समूह होता है जो सरकार पर दबाव बना करके अपने हित के अनुसार उसमें संशोधन या बदलाव करा सकता है उसके नियमों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो भारतीय राष्ट्रीय लोकदल, बहुजन समाज पार्टी। ठीक है। तो अभी हम बात करें तो 7 जो पार्टियां हैं भारत में, वो क्या है? राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला हुआ है। सॉरी, 8 राजनीतिक पार्टियों को राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दल के रूप में मान्यता है। अब इसमें से अगर बात करें तो ये है जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय लोक दल जो है राष्ट्रीय दल न होकर के एक क्षेत्रीय दल है। अगर इसमें हम देखें तो दिसंबर 2019 की स्थिति के अनुसार 8 राजनीतिक पार्टियों को राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। भारतीय जनता पार्टी, जिसको बीजेपी कहते हैं, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी यानी कि कांग्रेस जिसे कहते हैं आईएनसी, और बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई-एम, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ठीक है, अखिल भारतीय करके है ये कांग्रेस पार्टी, और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी और नेशनल पीपुल्स पार्टी। ये 8 पार्टियां जो हैं राजनीतिक पार्टियां राष्ट्रीय राजनीति दल के रूप में इनको मान्यता प्राप्त है।
आगे बात करते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया था? तो ये 1972 में किया गया था। ठीक है। हमारे भारत से जी श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री के रूप में थी और पाक की तरफ से जुल्फिकार अली भट्टो जी थे, जिसपे शिमला समझौता यानी शिमला संधि 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106, कहता है कि जब भारत और रूस के बीच मैत्री और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए गए, तब रूसी नेता कौन था? तो उस समय रूसी नेता थे लियोनिड ब्रेजनेव। ठीक है। और हमारे तरफ से थी कौन? भारत की तरफ से प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। राजनीति और नीतियों में व्युत्पन्न संबंध इंद्रधनुषी गठबंधन शब्द किसने दिया है? तो ये दिया है बराक ओबामा ने। ठीक है, इंद्रधनुषी संगठन। मतपत्रों को सबसे पहले प्रयोग किया गया था कहां? प्राचीन यूनान में। ठीक है। आगे बात करते हैं, 109 क्वेश्चन कहता है कि एकाधिक मताधिकार तंत्र क्या है? तो यहां पे ध्यान देना है, पत्रित वोटर एक वोट देता है तथा कुछ विशेष योग्यता वाले वोटर एक से अधिक वोट देते हैं, जिनको हम कहते हैं एकाधिक मताधिकार तंत्र, एक से अधिक मत देने का अधिकार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 110, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंतर्गत। निम्न में से किस फसल की खेती भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निषिद्ध है? तो ये है आनुवंशिकतः रूपांतरित बैंगन। ठीक है। ये माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निषिद्ध कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 112 होगा हमारा। ये कह रहा है निम्नलिखित में किस देश में संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चयन संघीय विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा किया जाता है? तो ये स्विट्जरलैंड और जर्मनी, ये दोनों देशों के द्वारा। ठीक है, स्विट्जरलैंड और जर्मनी के द्वारा संघीय विधानमंडल दोनों सदनों द्वारा किया जाता है। न्यायाधीशों का चयन जो है संघीय विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित है, क्या इन्होंने लिखा था? तो द दास कैपिटल। ठीक है। कार्ल मार्क्स दास कैपिटल इन्होंने दास कैपिटल नाम से एक बुक लिखी थी। मार्क्सवाद का पूरा परिचय दास कैपिटल में मिलता है। अगर मार्क्सवाद के बारे में जानना है तो आप दास कैपिटल कार्ल मार्क्स को जान सकते हैं। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष विधान में क्या होता है? तो स्विट्जरलैंड में जो प्रत्यक्ष विधान जो है सहज समृद्धि होती है यहाँ पे। स्विस राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो सिर्फ 1 वर्ष का होता है। स्विस संघीय सभा के 2 चेंबरों को क्या कहते हैं? तो स्विस संघीय सभा के 2 चेंबरों को ध्यान देना है, राष्ट्रीय परिषद जो होती है, नेशनल काउंसिल, और राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट, राष्ट्रीय परिषद और राज्यसभा। ठीक है, ये कहते हैं कि स्विस संघीय सभा के 2 चैम्बर हैं। एक यह संघीय सभा, संघीय परिषद, फेडरल काउंसिल संघीय न्यायाधीशों और संघीय सेवा के मुख्य सेनापति को निर्वाचित करते हैं। यह किसने कहा था कि एडोल्फ हिटलर जर्मनी है और जर्मनी एडोल्फ हिटलर है? जो हिटलर के लिए वचनबद्ध है वह जर्मनी के लिए वचनबद्ध है। ये किसने कहा था? तो आर हेस ने कहा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो राज्य के विषय में फांसीवाद क्या है? तो राज्य राजा के नियंत्रण में रहता है, ये राज्य के विषय में फांसीवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फासिज्म ए का विश्वास इस सिद्धांत को लागू करने में है, किसका है? तानाशाही को लागू करने में है। ठीक है, ये दोनों ले रहा है तो एक को करते हैं तानाशाही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 120 की बात करेंगे, किस देश में फांसीवाद का राजनीतिक सिद्धांत शुरू हुआ था? तो ये इटली में हुआ था। जर्मनी में नाजीवाद की वकालत किसने की थी? तो एडोल्फ हिटलर ने नाजीवाद की वकालत की थी। भारत के पड़ोसी देश भूटान में किस प्रकार की सरकार है? तो यहाँ संवैधानिक राजशाही सरकार है। सेना द्वारा प्रशासन तथा न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू कायदे कानून को क्या कहते हैं? तो मार्शल लॉ कहते हैं। जब सेना के द्वारा प्रशासन और न्यायिक प्रणाली, न्यायपालिका अपने नियंत्रण में ले लिया जाता है तो उसे मार्शल लॉ बोलते हैं। यानी प्रशासन और न्यायपालिका अब सेना अपने अंडर में ले ली, यानी कि तख्ता पलट हो गया है। ठीक है, मार्शल लॉ। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था? तो ये 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है।
भारत की संसद ने पर्यावरण संरक्षण बिल किस वर्ष पारित किया था? तो ये पारित किया था 1986 में। पर्यावरण संरक्षण बिल जो है 1986 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 126 सटल कूटनीति का विचार निम्न शांति समझौतों के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? तो मध्य पूर्व शांति समझौते से साथ जुड़ा हुआ है। मध्य पूर्व शांति समझौते से जुड़ा हुआ है। किस प्रकार के निर्णय आमतौर पर लाभ हानि का सावधानीपूर्वक हिसाब लगाकर किए जाते हैं? तो ये है युक्तिपरक। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 128। केंद्रीय अन्वेषण और आसूचना ब्यूरो भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची से सूचीबद्ध है? तो ये है केंद्रीय सूची में। ठीक है, जो हमारी 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों से संबंधित विवरण है, केंद्रीय यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो केंद्रीय अन्वेषण और आसूचना ब्यूरो जो है ये 7वीं अनुसूची से जुड़ी हुई है और केंद्रीय अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उपयुक्त वरीयता आरोही क्रम क्या है? पंचायत समिति, ग्राम सभा, जिला परिषद। तो अगर वरीयता आरोही क्रम की बात करें यानी छोटे से बड़े की ओर चलें तो सबसे पहले आएगा ग्राम सभा, फिर इसके बाद आएगा ब्लॉक यानी पंचायत समिति और फिर आएगा जिला समिति। यानी ऑप्शन 2, 1, 3 कहाँ है? तो 2, 1, 3 जो है ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं अगर है कोई क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है इस कह सकते हैं कि पॉलिटी का, क्रीमी लेयर का तात्पर्य किससे है? तो क्रीमी लेयर का मतलब है आय के स्तर के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, आय के आधार पर किसी का वर्गीकरण किया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्रीमी लेयर। ठीक है, तो इस तरह से ये जो पॉलिटी का सेक्शन है हमने कंप्लीटली पॉलिटी का जो सेक्शन है कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इस वीडियो में हम पूरे ये जो सीरीज है एसएससी घटना चक्र का जो असामान्य अध्ययन की जो सीरीज है इसमें सभी पूरे प्लेलिस्ट को हम जोड़ देंगे। ठीक है, अगर आपने इसे नहीं देखा, अगर यहां तक आ गए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं। 2 बार नहीं दबाना है, एक ही बार करेंगे। ठीक है, नहीं तो फिर वो अनसब्सक्राइब हो जाता है। इसका ध्यान रखेंगे, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें और इसे कम समय में किसी बुक को पढ़ने के लिए ये जो युक्ति है मेरे हिसाब से सुपर है। आप इसे अपनाएं और पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भूगोल के साथ। ठीक है, भूगोल यानी जियोग्राफी के चैप्टर को हम शुरू करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।